जय हिंद एवरीवन। तो फिर से स्वागत है हमारे इस जीके जीएस डिस्कशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारा 15वां क्लास चल रहा है, ठीक है। और फिर से हम लोग करंट अफेयर्स प्लस घटना चक्र पॉलिटी इस क्लास में लेकर के चलने वाले। इसके पहले 14 वीडियो हमारा ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पर, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। और इन सभी का पीडीएफ हम अपलोड कर देते हैं जीके जीएस डिस्कशन टेलीग्राम चैनल पर। आप चाहे तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। तो फिलहाल आज का हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप भी ध्यान से सुनिएगा। तो कल हम लोग क्लास करंट अफेयर्स किए थे, जिसमें 2 विभाग का बचा हुआ था। अभी हम लोग कौन क्या है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, हमारे भारत में जो भी अर्धसैनिक बल है, एनसीसी, एसएसबी, बीएसएफ है ना, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये सभी जो है, तो उनके प्रमुख कौन है ना, उसके बारे में हम लोग उसको याद करेंगे। तो महानिदेशक, इसमें सशस्त्र सीमा बल जिसको एसएसबी कहते हैं, है ना, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी कौन है? अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह है। एसएसबी के प्रमुख कौन है? अनीश दयाल सिंह। एसएसबी के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह। एसएसबी के अनीश दयाल सिंह। अगला है बीएसएफ के, है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, है ना, जिसकी स्थापना 1965 में हुआ था। इसका प्रमुख है पंकज सिंह। कौन है? पंकज सिंह। कौन है? पंकज सिंह है। और एसएसबी के कौन बताए? अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह। पंकज सिंह है किसका? बीएसएफ का। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ जिसको बोलते हैं ना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, है ना, इसका फुल फॉर्म हुआ। तो इसके हैं SL 1000, SL और एसएसबी के अनीश दयाल अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल एसएसबी के हैं। और बीएसएफ के कौन है? पंकज सिंह। बीएसएफ के पंकज सिंह। बीएसएफ के पंकज सिंह। और अगला सीआरपीएफ के SL 1000। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको हम लोग सीआईएसएफ बोलते हैं, है ना, सीआईएसएफ, है ना, उसका है सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह है। कौन है? सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह। एसएसबी के कौन है? दयाल, अनीश दयाल सिंह। और बीएसएफ के पंकज सिंह। और सीआरपीएफ के SL 1000, है ना। बीएसएफ के जो महानिदेशक हैं अभी SL 1000 है, बीएसएफ के SL 1000। अगला है सीआईएसएफ के सीलवर्धन, है ना, सीआईएसएफ के सीआईएसएफ, सी से सीआईएसएफ और सी से सीलवर्धन। हाँ, ऐसे भी याद रखना है टॉपिक से, ट्रिक से। तो सीआईएसएफ के कौन है? सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह। अगला है एनएसजी कमांडो, सुने होंगे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो इसके महानिदेशक हैं गणपति, MA गणपति, MA गणपति, MA गणपति। इसके बाद होता है एसपीजी कमांडो, है ना, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, है ना, मतलब एसपीजी। तो एसपीजी का जो महानिदेशक है अभी, निदेशक है अरुण कुमार सिन्हा है। कौन है? अरुण कुमार सिन्हा। अरुण कुमार सिन्हा। अरुण कुमार सिन्हा किसके निदेशक है? एसपीजी का। और एनएसजी का गणपति, है ना, एनएसजी के गणपति जी हैं। कौन है? गणपति, MA गणपति, MA गणपति। एनएसजी के एसपीजी के अरुण कुमार सिन्हा। और सीआरपीएफ के क्या बताए थे? सीआरपीएफ के SL 1000। बीएसएफ के पंकज सिंह, ठीक है। और ये एसएसबी के दयाल सिंह, हाँ, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी अनीश दयाल सिंह। और एनएसजी के है गणपति जी। हाँ, गणपति। सीआईएसएफ के सीलवर्धन सिंह, है ना। सीआईएसएफ के कौन है? सीआरपीएफ के 1000, है ना। सीआरपीएफ के 1000 है। कौन है? SL 1000। आगे चलते हैं। एसपीजी के क्या बताए थे? अरुण कुमार। एसपीजी के अरुण कुमार। अगला है आईटीबीपी, है ना, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स,
पुलिस, है ना, पुलिस बॉर्डर, हाँ ठीक है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर बॉर्डर पुलिस, इसको ITBP कहते हैं लोग। अनीश दयाल सिंह है, कौन है? अनीश दयाल सिंह। सिंह है। तो एक अनीश और दयाल सिंह SSB का भी हो गया और ITBP का, दोनों के है ना? एक ही दोनों है। का चार्ज जो है हाँ। अनीश दयाल सिंह सिंह के है। पास है। ITBP और SSB। ITBP और SSB हमारा इधर जो होता है नेपाल और इंडिया का बॉर्डर वाला जो है, हाँ, और ITBP चाइना वाला हो गया। तिब्बत चाइना, है ना, ITBP। राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसको NCC कहते हैं, इसकी स्थापना की बात अगर किया जाए तो 1948 में हुआ था NCC की स्थापना, है ना? 1948 इसको हम लोग बचपन में नेशनल चप्पल चोर मतलब ट्रिक याद किए थे, है ना? तो NCC की स्थापना 1948 में, तो इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो NCC की स्थापना 1948, जिसका अभी महानिदेशक है गुरवी पाल सिंह, है ना? गुरवी पाल सिंह, गुरवी पाल सिंह, गुरवी पाल सिंह। अगला है तो NCC के कौन हो गए? गुरवी पाल सिंह। ITBP के ITBP के अनीश दयाल सिंह। SSB के अनीश दयाल सिंह। BSF के पंकज सिंह। SSB के SSB का अनीश दयाल सिंह। CSF के सिलवर्धन। CSF के सिलवर्धन। सिलवर्धन। और CSF हो गया, CRPF के SL थाउजेंड। और बताए थे वो NSG के अरुण कुमार तो SPG के हैं। NSG के है गणपति। हाँ, गणपति। NSG के गणपति, है ना? MA गणपति, MA गणपति है। तो कह रहा है MA गणपति किसका? NSG के। और SPG के अरुण कुमार सिंह। आगे चलते हैं, ITBP के क्या बताए थे? अगला NCC के गुरवी पाल सिंह है। उसके बाद अगला है भारतीय तटरक्षक बल, जिसको ICG कहते हैं, है ना? ICG जो एयरफोर्स का एक ब्रांच है जो कि तटीय सीमा का रक्षा और मतलब कुछ काम जो है नेवी के रिलेटेड से भी वो करता है। ICG। हाँ। तो BS पठानिया मतलब तटरक्षक, मतलब समुद्र के किनारे इसका जो है पहरा देना, बाढ़ वगैरह नहीं आता तो इसका कुछ काम रहता है उसमें। हाँ, भारतीय तटरक्षक बल ICG BS पठानिया, BS पठानिया जी है ना? ICG के कौन है? पठानिया। और NCC के गुरवी पाल सिंह, है ना? NCC के अगला है NDRF, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। NDRF और SDRF के नाम सुने होंगे। SDRF राज्य में होता है, NDRF नेशनल लेवल पर होता है। तो NDRF के जो है, NDRF के कार्य क्या है कि समुद्र में जैसे कुछ गोता लगाना, या फिर समुद्र में कुछ खो गया उसको ढूंढना, या फिर कहीं समुद्र में कोई प्रोग्राम है नदी में, तो वहाँ उसका ड्यूटी लगता है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। अगर हो तो वो अपना ऑपरेशन चला करके उसको क्या करता है? पूरा करता है, खोजबीन कर लेता है। तो राष्ट्रीय NDRF के कौन है? मृणालिनी श्रीवास्तव है। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल RPFS, है ना? रेलवे सुरक्षा बल सेवा, है ना? तो संजय चंद्र है, है ना? संजय चंद्र है ना? नहीं, चंद्र। तो चंद्र का नाम आप लोग सुने होंगे, ये मूवी में क्या बोलता है, चांद के पार चलो, उसमें लड़का का नाम क्या रहता है? चंद्र। तो उसी के नाम पर याद रखना है ना? तो उसका रेलवे सुरक्षा बल सेवा जो कौन है? संजय चंद्र। अगला है महानिदेशक असम राइफल का AR, असम राइफल के हैं प्रदीप चंद्रन नायर। तो यहीं तक था, इसको एक बार और रिवीजन करा देते हैं। NCC के कौन है? NCC गुरवीपाल सिंह। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आंसर हमसे पहले दे, और अगर कुछ दिक्कत होता है वीडियो देखने में, या फिर कुछ अगर राय है आपका, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका निराकरण करें, ताकि आपको वीडियो देखने में कोई कष्ट ना हो। NSG के कौन है? NSG के गणपति महोदय हैं। कौन है? गणपति। SPG के अरुण कुमार सिंह। ITBP के अनीश दयाल सिंह। SSB के भी अनीश दयाल सिंह हो गए। NCC के गुरवीपाल सिंह। ICG के
आईसीजी पठानिया। पठानिया, आईसीजी के पठानिया, आईसीजी पठानिया, एनडीआरएफ के एनडीआरएफ के ये मृणालिनी मृणालिनी श्रीवास्तव, एनडीआरएफ के मृणालिनी श्रीवास्तव, आरपीएफएस के आरपीएफ के चंद्रा, चंदर हाँ, है ना, चंदर। संजय चंदर हाँ। संजय चंदर। चंदर है। अगला है असम राइफल के प्रदीप चंद्रन को हाँ, नायर इसमें भी थोड़ा सा चंद्र आया है। हाँ। असम राइफल प्रदीप इसलिए चंद्रन आगे- नायर करा राइफल असम राइफल के कौन है प्रदीप चंद्र नायर। प्रदीप चंद्र नायर। नायर। ऊपर का ज्यादा पूछता है सब एसएसबी बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ हाँ। लेकिन एग्जाम है कुछ भी हो सकता है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें ये नहीं लगे कि ये हम नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा देर हो लेकिन दुरुस्त हो। तो एआर असम राइफल के कौन है प्रदीप चंद्रन नायर, प्रदीप चंद्रन नायर। और एनडीआरएफ के ये एनडीआरएफ के मृणालिनी हाँ, श्रीवास्तव श्रीवास्तव, है ना, प्रदीप चंद्रन के सॉरी एनडीआरएफ के मृणालिनी श्रीवास्तव। एनसीसी के एनसीसी के गुरवीर सिंह, गुरुवीपाल सिंह। एनएसजी के एनएसजी के ये बताओ परवीन गणपति हाँ, गणपति, है ना, एम ए गणपति है ना। एनएसजी के और एसपीजी के प्रवीण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह, है ना। एसपीजी के अरुण कुमार अरुण कुमार सिंह। एनएसजी के एम ए गणपति है ना। और आईटीबीपी के अनीश दयाल सिंह। और एसएसबी के भी वही है। दयाल सिंह। अब बीएसएफ के पंकज सिंह, सीआरपीएफ के सीआरपीएफ की सिलवर्धन। नहीं सिलवर्धन तो सीआईएसएफ के है। थाउसेंड थाउसेंड। है ना। सीआरपीएफ एसएल थाउसेंड कर सीआरपीएफ के कौन है एसएल थाउसेंड। और सीआईएसएफ के सिलवर्धन, सिलवर्धन। एनएसजी के एनएसजी के गणपति, गणपति। और एसपीजी के अरुण कुमार अरुण सिंह, कुमार सिंह। ठीक है। और आईटीबीपी के अनीश दयाल। अनीश दयाल सिंह, ठीक है। एनसीसी के एनसीसी के गुरवीर सिंह, आईसीजी के आईसीजी के गणपति, पठानिया सॉरी पठानिया, वो है एसपीजी हाँ, वो है ना। तो- नहीं वो एसपीजी गणपति के है अरुण कुमार सिंह। गणपति एनएसजी के है। एनएसजी के गणपति ठीक है। हाँ, एनएसजी का जो प्रमुख है महानिदेशक वो गणपति जी हैं। एसपीजी के अरुण कुमार सिंह, ठीक है। आईटीबीपी के अनीश दयाल अनीश दयाल सिंह। सिंह, एनएससीसी के एनसीसी के गुरवीर पाल गुरवीर पाल सिंह, सिंह। आईसीजी जिसको बोलते हैं पठानिया, भारतीय तटरक्षक बल पठानिया, है ना। पठानिया है ना शॉर्टकट में बीएस BS पठानिया पठानिया। जिसको बोलते हैं। और एनडीआरएफ के एनडीआरएफ के श्रीवास्तव, मृणालिनी हाँ श्रीवास्तव। मृणालिनी श्रीवास्तव, श्रीवास्तव। आरपीएफएस रेलवे पुलिस संजय चंद्रा, संजय चंद्र। संजय चंदर। और असम राइफल के ये प्रदीप चंद्रन प्रदीप नायर। चंद्र नायर। तो लगभग याद हो चुका है ना। और अगला चलते हैं प्रमुख आयोग एवं अध्यक्ष और सचिव है ना। भारत में बहुत सारे आयोग है जैसे नीति आयोग हो गया है ना। और उसके अध्यक्ष कौन होगा जैसे संघ लोक सेवा हो गया। तो ये सब का भी इम्पोर्टेंट है तो एक बार देख लेते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के पीएम होते हैं। पहले क्या था योजना आयोग। 1 जनवरी 2015 को हाँ जिसको जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग से उसको कन्वर्ट करके नीति आयोग कर दिया गया है ना। नीति तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं पीएम, प्रधानमंत्री। पीएम होते हैं है ना। उपाध्यक्ष भी इसके होते हैं नीति आयोग के। तो सुमन कुमार बेरी हैं। अच्छा, उपाध्यक्ष कौन है सुमन कुमार बेरी, अब जैसे अध्यक्ष तो अध्यक्ष नहीं बार बार काम करेगा तो उसमें उपाध्यक्ष एगो रहते हैं जो कि कार्य को क्या करते हैं सुचारू। हाँ, चलाते बाकी हैं। सिग्नेचर वगैरह हुआ तो पीएम साहब का हो रहता जाता है है। मेन। तो उपाध्यक्ष कौन हो गया सुमन कुमार सुमन बेरी। कुमार बेरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। इसका सीईओ भी होता है। सीईओ कौन है परमेश्वर अय्यर। अय्यर है ना परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर परमेश्वरन अय्यर, उपाध्यक्ष कौन है सुमन बेरी। सुमन बेरी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सीईओ पूछेगा तो परमेश्वरन अय्यर, परमेश्वरन अय्यर। अगला है अध्यक्ष संघ लोक सेवा के यूपीएससी मनोज है ना? मनोज सोनी, मनोज सोनी, सोनी है डॉक्टर मनोज सोनी। सोनी। और अध्यक्ष 22वें विधि आयोग के ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है ऋतुराज अवस्थी है। अवस्थी। कौन है ऋतुराज ऋतुराज अवस्थी है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है ऋतुराज अवस्थी। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन रेखा है शर्मा। रेखा शर्मा। कौन है रेखा शर्मा। बोलो रेखा शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। तुम बताओ कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है पीएम उपाध्यक्ष बेरी, सुमन बेरी। हाँ, और सीईओ परमेश्वरम अय्यर, नहीं वो तो ठीक है। परमेश्वर नहीं है ठीक वही। है। तेरा नीति आयोग के जो सीईओ है
परमेश्वरन अय्यर। अय्यर है। कौन है? परमेश्वर और संघ लोक सेवा के अध्यक्ष मनोज सोनी। मनोज सोनी है। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन रेखा है? शर्मा। रेखा शर्मा है। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन है? हंसराज गंगाराम गंगाराम अहीर अच्छा है ना। हंसराज गंगाराम अहीर इसका पूरा नाम है, हंसराज गंगाराम अहीर, जो कि क्या है? पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष है। देखा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अगला है कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी जिसको बोलते हैं। हाँ, एसएससी के थ्रू जितना फॉर्म निकलता है तो उसका अध्यक्ष कौन है? एस किशोर। किशोर खाली याद रखो, है ना। एसएससी के ये सब तो ऐसे भी याद करके रखना चाहिए। एसएससी से एस से हो गया एस किशोर। हाँ, एस किशोर। अगला है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। जैसे कर्मचारी का वेतन आयोग होता है जो कि हर एक 10 साल में जैसे 7वां है तो अभी 10 साल में 8वां आ जाएगा, तो 7वां के कौन है? भी तो अशोक कुमार माथुर अच्छा है ना। अशोक कुमार माथुर है ना। करा 7वें वेतन आयोग के कौन है? अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार। माथुर। अब एक बार रिकॉल करते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। संघ लोक सेवा का अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग के कौन है? रेखा शर्मा। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम अहीर। हाँ, हंसराज गंगाराम अहीर। क्या है? हंसराज गंगाराम अहीर। अहीर। अगला है कर्मचारी एसएससी के एस किशोर। एस किशोर। एसएससी एस किशोर। अगला है 7th पे यानी 7वां वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर। तो याद करा दिए ना, है ना। इसी तरह से अगर आपको भी एक बार में नहीं याद होता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा तो याद ही हो जाएगा, है ना। और एक आध दिन के बाद उसको फिर से रिवीजन अगर कर लीजिएगा तो आपको माइंड में जाकर के सेटअप हो जाएगा। ठीक है। हम ये नहीं कहते कि आप पढ़ के आइए, अगर पढ़ के आइए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी आइएगा तो मेरी गारंटी है कि आपको याद कराना है। तो आज के लिए करंट अफेयर्स यही रखते हैं। ये एसपीडी का करंट अफेयर्स जिसका फर्स्ट पृष्ठ हम लोग खत्म कर दिए हैं, आज और इसका सेकंड पृष्ठ फिर यही है। अलग अलग जो बोर्ड का अध्यक्ष है उसमें अलग अलग सबका नाम है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं पॉलिटी का घटना चक्र पर, जो कि आज का मेरा 15वां दिन है, और चैप्टर का नाम है नागरिकता। तो चलते हैं, उसका स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके पास करंट अफेयर्स का बुक नहीं है तो इसका आज हमारा 1 पेज हो गया, इसका भी पीडीएफ डाल देंगे। आप चाहे तो इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो घटना चक्र का आज है नागरिकता। नागरिकता सबसे पहले मोटा मोटी समझ लेते हैं कि नागरिकता है क्या, है ना। तो नागरिकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले हमारा जो व्यक्ति किए थे उसका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु है। नागरिकता अरस्तु का जो प्रयोग किया था सबसे पहले किसने किया? अरस्तु महोदय ने किया था। क्या किए थे? अरस्तु ने एक व्यक्ति और कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो भी किसने कहा था? अरस्तु। तो नागरिकता का मतलब क्या होता है? नागरिकता का मतलब को पूछ देगा कि क्या होता है, तो नागरिकता एक ऐसा वर्ड है जिससे हमें एक लेवल पता चलता है ना। जैसे हम भारत देश में रह रहे हैं, है ना, तो उसका आधार क्या है ना। जैसे हम किस आधार पर भारत पे रह रहे हैं, है ना, उसका नियम कानून होगा ना कि तुम ऐसे ही रह जाएगा भारत में। नहीं, कोई भी देश का नागरिक जो होता है उसका एक सिस्टम के अनुसार वहाँ का अधिवास होता है या निवास होता है। ठीक है। तो देखते हैं डिस्क्रिप्शन में इसका क्या क्या है, और उसको हम आसान भाषा में अपने भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि किताब का है, क्योंकि किताब तो सबके पास होता है, लेकिन किताब का जो वर्ड है उसको पढ़ने में सबको बोरिंग होता है, तो उसको हम सोचे हैं कि मतलब अपनी भाषा में उसको पढ़ करके आपको समझाने की कोशिश करें। आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है ना। कारण नागरिकता जब वर्ड आया तो इसको संविधान में रखा गया। कहाँ रखा गया? संविधान के भाग में रखा गया। किस भाग में? दो में। तो 2 में रखा गया, है ना। संविधान के कितने भाग हैं? 2। टोटल तो 22 है। टोटल 22 भाग है, जिसमें 2 में रखा गया क्या? नागरिकता को रखा गया।
और अगर अनुच्छेद पूछ दे कि 5 से अनुच्छेद 11 कितना, तो 5 से 11 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 11 ये 7 जो है काउंट अगर करेंगे तो 7 हो जाएगा 5 से 11 तक। तो उस सातों में अलग अलग चीज का वर्णन दिया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग नागरिकता देखें। नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद पूछेगा तो 5 से 11, बस इतना ही। अगला चलते हैं। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। पीछे वाला क्लास अगर देखे होंगे तो आप पढ़ाए हैं कि एकल नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से। ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। तो वही कह रहा है कि एकल जो नागरिकता है हमारा जो भारत में है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता का संबंध में विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित जो विधि मतलब कानून है ना, समय समय पर अगर संसद चाहे तो उसको परिवर्तन कर ला सकता सकता है। जैसे अभी 2019 में इसमें संशोधन किया गया था, है ना, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, आगे वीडियो में खाली बने रहेगा, है ना। तो 2019 में और सबसे पहले जो हमारा अधिनियम बना था 1955 में, 1955 है ना, नागरिकता से संबंधित। कब बना था? 1955 में, है ना। आगे चलते हैं। तो कह रहा है अनुच्छेद 11 है, 5 से 11 हम बताएं। तो 11 में क्या है? 11 में कह रहा है कि भारत का जो संसद है वही नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगा, अच्छा, है ना। उसी के माध्यम से राज्यसभा लोकसभा में पास होगा और उसको राष्ट्रपति साइन करके उसको कानून पेश लागू कर देगा, है ना, और पूरे भारत में क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अनुच्छेद 11 जो है किससे संबंधित है? नागरिकता से। नागरिकता के कानून से। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास। 5 से 11 में 11 क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। कह रहा संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। कह रहा संसद द्वारा सबसे पहले जब भारत हमारा आजाद हो गया तो आजादी के बाद 1955 में सबसे पहले संसद के द्वारा एक नागरिकता अधिनियम बनाया गया, जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 कहा जाता है। क्या कहलाता है? नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। अगला है भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है। कह रहा है कि अगर तुम भारत की नागरिकता लेना चाहते हो तो उसका 5 गो प्रोटोकॉल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5 गो। तो कौन कौन है उसको हम देखते हैं। कह रहा जन्म होना चाहिए। सबसे पहले नंबर तो जिसका आप नागरिकता लेना चाह रहे हैं उस मुल्क में आपका जन्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जन्म। दूसरा है वंश। वंश मतलब जैसे हमारे दादा परदादा यहाँ रहे हैं, है ना, और तुम उसी से उसी के वंश के व्यक्ति हो, है ना, तो उसके आधार पर भी आपको नागरिकता मिल जाएगा। 2 हो गया क्लियर। तीसरा है पंजीकरण। पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन, है ना, मतलब जैसे भारत सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है तो उसमें आपका अगर नाम दर्ज हो गया है तो आप उसका भारत के नागरिक हो गए। 7 साल रहना है ना। पहले से। हाँ, उसमें जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार मतलब पंजीकरण जब होगा तो पंजीकरण का जो प्रोटोकॉल है उसको आप पूरा करिएगा, उसके बाद उसको जो है भारत का आप क्या हो गया? निवासी हो जाएगा, चाहे कोई भी देश हो। अगला है तो पहला हम क्या बताएं? जन्म से। तो जन्म जैसे कोई देश में जन्म हुआ तो उस देश के आपको नागरिकता मिलेगा। दूसरा वंश से। दूसरा क्या हो गया? वंश से। तीसरा पंजीकरण से। पंजीकरण भी समझ में आ गया। अब चौथा है देशीकरण से। देशीकरण का मतलब हो गया कि कोई अगर अदर देश से हमारे मुल्क में अगर रह रहा है और वहाँ का कल्चर उसको पता है, भाषा पता है, तो उसको जो है उस आधार पर भी उसको नागरिकता मिल जाएगा। अगला है अर्जित भूमि के समामेलन द्वारा। अर्जित भूमि मतलब कोई अगर अदर देश की जो भूमि है वो अपने देश में मिलना चाह रहा है तो उस भूमि पर जो व्यक्ति रह रहा है वो ऑटोमेटिक भारत के निवासी हो जाएगा। तो ये 5 तरीका। कितना तरीका है? 5 तरीका है जिससे हमारा नागरिकता प्राप्त करने का एक जरिया है। ठीक है, किसका? भारत का। अगला है भारतीय नागरिकता का अंत। इसका भी अंत का भी प्रावधान किया गया कि आपका अंत कैसे होगा। नागरिकता जो है अंत कैसे होगा तो उसको 3 प्रकार से दिया गया। कितना प्रकार से? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? तो देखते हैं कौन कौन है। करा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करना पर। करा कि अगर आप भारत में हैं और आप गए विदेश और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिए, भारत को पता चला कि व्यक्ति जो है वहाँ का नागरिकता प्राप्त कर लिया तो यहाँ का नागरिकता आपका क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। एक माध्यम ये हो गया। अगला है नागरिकता त्यागने पर। आप अगर खुद से त्याग रहे हैं नागरिकता तो उस स्थिति में भी नागरिकता आपका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तीसरा है सरकार द्वारा वंचित करने पर। अगर सरकार चाहेगा तो तुम्हारा नागरिकता खत्म कर देगा। जैसे तुम ऐसे ऐसे कारनामा करो जिससे देशद्रोह का मामला हो, है ना,
पब्लिक में या समाज में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा तुम्हारे प्रति, तो उसमें जो है सरकार तुम पर एक्शन लेकर के तुमको देश निकासी, का उल्लंघन नहीं हाँ, होना संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो उसी स्थिति में तुमको देश निकासी कर सकता है, नागरिकता यहाँ से समाप्त कर सकता है। तो समझ में आ गया, यानी कि 5 प्रकार से जो है हम लोग नागरिकता ले सकते हैं, और 3 प्रकार से उसको हटाया जा सकता है ना, नागरिकता को। आगे चलते हैं। अब कह रहा है अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 6 से पहले 5 देखते हैं। 11 तो हम लोग देख लिए, है ना, बोलो। अनुच्छेद 11 देख लिए कि संसद को जो है कानून बनाने का अधिकार है नागरिकता से संबंधित। अब कह रहा है अनुच्छेद 5 क्या है, तब 5 में यही वर्णन है कि नागरिकता कैसे मिलेगा। उसमें टोटल वर्णन दिया हुआ है कि नागरिकता आपको किस तरह से मिलेगा, उसका पूरा सिस्टम गया है। अनुच्छेद 6 में क्या कहता है, कह रहा है 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। कहने का मतलब है कि छो कह रहा है कि पाकिस्तान से जो भारत आया है ना, पाकिस्तान से जो भारत आया है तो उसका क्या नियम कानून होगा, तो अनुच्छेद 6 में। किसमें है, अनुच्छेद 6 में है कि जो पाकिस्तान से भारत आया है उसका नागरिकता कैसे लिया जाएगा। अनुच्छेद कितना में है, 6 में। और 7 में जस्ट उल्टा है कि भारत से पाकिस्तान गया है, तो उसके बारे में उसमें है कि कैसे उसको नागरिकता मिलेगा। अगला है 8, है ना, 6, 7, 8। 8वां हो गया कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में बंद है। कारण कि भारत के जो बाहर कुछ लोग रहते हैं उसके बारे में, है ना, कुछ उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद इंजीनियर डॉक्टर बाहर, हाँ, जैसे इंजीनियर डॉक्टर लोग चल जाता है बाहर, तो उन लोग का बच्चा वहाँ होता है तो सबको भी भारत का हाँ, तो नागरिकता उससे मिल जाएगा। संबंधित नियम कानून उसमें दिया गया है ना। अगला है अनुच्छेद 9 करा के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। 9 क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिकता ले लेता है तो भारत का नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाता है। 9 समझ में आ गया। अगला है प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। कह रहा है कि प्रवासी के रूप में रहने वाला मतलब भारत में कोई देश से आया है और वो रह रहा है प्रवासी के रूप में, तो वो नागरिकता लेना चाहता है भारत के, तो कम से कम उसका 10 साल होना चाहिए तभी उसको नागरिकता प्राप्त होगा, है ना। देशीयकरण के आधार पर 10 साल और रजिस्ट्रेशन के आधार पर 7 साल, है ना, वो भी बात आएगा आगे। 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 क्लोज 1 क्लोज ए के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 तो पता है, तो उसमें धारा 5 है क्लोज N 1 और क्लोज ए। उसमें कहता है कि पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय जो नागरिकता का प्राप्त करने के लिए जो भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष। कितने वर्ष? तभी उसको भारत के नागरिकता मिलेगा। अगला है संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए सक्षम है। कह रहा संसद जो हमारा है नागरिकता के अर्जन हेतु मतलब नागरिकता प्राप्त करने हेतु शर्तों के नियत मतलब शर्त जो उसका कंडीशन है उसको कांस्टेंट करने का जो उसको अधिकार है, मतलब इससे आगे ना बढ़ेगा ना कमेगा, वही रहेगा। तो इस किसका अधिकार है? संसद के पास है। कर वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में अप्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। समझ में आया? कह रहा है कि वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन हुआ, ठीक, वर्ष 2005 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में कह रहा है कि अप्रवासी भारतीय मतलब बाहर से जो आ रहा है, जो बाहर से आ रहा है ना, प्रवासी तो हो गया भारत के, अप्रवासी भारतीय नागरिकों की संकल्पना की गई है ना, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश दो देश को छोड़ करके पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ करके नागरिकों को छोड़ करके सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश करके जितने भी देश हैं सभी के भारतीय सभी नागरिकों को
पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़ करके सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि 2 देश छोड़ दीजिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश, बाकी जो बचा देश वो आवेदन दे सकता है भारत के केंद्र सरकार को, है ना, कि हमारा नागरिकता दीजिए भारत को। लेकिन ये 2 देश नहीं, पूछ देगा क्वेश्चन कि कौन सा 2 अपवाद में है, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश 2005 के संशोधन में, है ना, 2005 के। बाकी जितना शेष बचा देश वो सब आवेदन दे करके अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। कह 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ, है ना। कह रहा है कि 2019 में संशोधन हुआ ना नागरिकता संबंधित, तो टोटल कितना संशोधन हो गया? 3 गो 2 में हुआ। एक 55 में तो बनवे किया था, एक 2005 में हुआ और एक फिर 2019 में 3 गो हो गया। नहीं 55 में तो बना ही था, तो 2 गो इधर संशोधन हुआ। तो कह रहा अधिनियम 2019 लागू हुआ। कह रहा संशोधन जो 2019 में हुआ वो लागू कब हुआ? 10 जनवरी 2020 को। कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 को। 10 जनवरी 2020 को संशोधन हुआ 19 में। 19 में ही कानून बना दिया, कानून जो भी है कानून बना दिया और उसमें जो है लागू किया कब? 10 जनवरी 2020 को। 10 जनवरी 2020 को। अब इसमें क्या है? कह रहा यह अधिनियम अफगानिस्तान, कह रहा इसमें कुछ देश है ना, कह रहा यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के 3 देश लिया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू धर्म, ध्यान देना कौन कौन वर्ग है? हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन, पारसी और ईसाई। कितना हुआ? 6 गो। हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये 6 धर्म के अवैध प्रवासी को, अवैध प्रवासी मतलब वहाँ प्रवासी नहीं है, कहीं से आके बसा है, लेकिन इस धर्म का है, हिंदू का हो, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, ये सब का हो, तो उसको नागरिकता देने का प्रावधान करता है। ये जो 2019 का जो नियम लागू हुआ, संशोधन हुआ, इसमें क्या है? जिसका पुरजोर विरोध हुआ था, है ना, एनआरसी का पुरजोर विरोध हुआ था, दिल्ली में कितना जाम कर दिया था, तो वही ना है। तो इसमें कहा गया कि 3 देश कौन कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे 6 वर्ग के लोग, कौन कौन? हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये 6 धर्म के लोग जो है गैर पर मतलब अप्रवासी, मतलब जो बाहर से रह रहे हैं, फिर रह रहे हैं इंडिया में, उसको निकाला जाए। हाँ नहीं वही ना, क्या करें? ईसाई धर्म के अवैध प्रवासी को नागरिकता देने का प्रावधान है। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया है। अच्छा। मतलब समझ में आया? प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा था कि मतलब सरकार के द्वारा बोला जा रहा था कि इस नियम को फॉलो करता है, और लेकिन उन लोग नहीं रहने के कारण भी जबरदस्ती यहाँ लोग रह रहे थे, तो इसीलिए उसको बाहर निकाला जा रहा था, तो इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा था। उसी के बारे में यहाँ पे मतलब इसमें कुछ अफवाह भी था जिसके कारण कि मतलब हमको निकाल दिया जाएगा ये वो वगैरह, लेकिन नहीं, केंद्र सरकार का जो संशोधन था उसमें बस स्पष्ट कहा गया था कि 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के, है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासी को, इसको अवैध प्रवासी को नागरिकता देने का प्रावधान करता है ना। उसको क्या करता है? नागरिकता। तो नागरिकता किसको मिलेगा? जो 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में रह रहा है, उसी को मिलेगा। बाकी को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाएगा। बस यही नियम था। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, 6ठी अनुसूची पढ़ाए थे ना, असम त्रिपुरा में ATM स्क्वायर, है ना, तो उसको छोड़ करके लागू होता है। अच्छा, है ना, इसको 6ठी अनुसूची से टाई अप कर दिया है, और इसको पूर्वोत्तर जो है, पूर्वोत्तर में था, है ना, पूर्वोत्तर वही है, तो ATM स्क्वायर इसका ट्रिक है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्य को छोड़ करके वहाँ के जो जनजाति है अनुसूची कर संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी के क्षेत्रों में लागू नहीं होता। वहाँ के लोग जो आदिवासी हैं उसमें लागू नहीं होगा। अगला है, यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होती है। कह रहा यह जो अधिनियम है वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873,
है ना 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन मतलब भारत के अंदर है ना में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता है। तो आज का नागरिकता से संबंधित डिस्क्रिप्शन यहीं तक था। अब इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और जो नहीं समझ में आया होगा अभी और बने रहिए, ऑब्जेक्टिव में हम क्लियर कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? दो में है। पहला ही बताए थे कि भाग कितना में है? दो में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? वही क्वेश्चन 2 में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? 2 से अनुच्छेद 5 से 11 5 से 11 है। 5 से 11 है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? एकल नागरिकता। कैसे करती है? एकल नागरिकता कि तुम एक ही नागरिकता में हो, है ना, ऐसा नहीं कि दोहरी नागरिकता है। एगो के लोगे तो एगो छूट जाएगा, वही जैसे कि इंडिया का है नागरिकता भारत का, और ऐसा नहीं कि जैसे हम अभी रह रहे हैं बिहार में तो बिहार का भी दो और भारत का, ऐसे नहीं देश में ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत का हम लोग निवासी हैं, इसका कोई भी राज्य का, और इंडिया का ये नागरिकता। तो भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? एकल नागरिकता, है ना। कैसा नागरिकता? एकल नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है ना। अमेरिका में कैसा है? दोहरी नागरिकता है। कह भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? पढ़ते हैं। राज्य तथा राष्ट्र के दोहरी नागरिकता नहीं, गलत है। वही तो बोल रहे हैं। राज्य की एकल नागरिकता है। हाँ, नहीं, राज्य की नहीं, राज्य की नहीं, देश की एकल नागरिकता है, तो है ना। तो ये सब ध्यान देना क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। हाँ, यही तो सही है। तो यही सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है जन्म द्वारा? नहीं तो कर ही सकता है। कर सकता है। हाँ, देशीकरण द्वारा ये भी है। कर सकता है। किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा? ये भी सही है। भारतीय बैंक में धन जमा करके? नहीं, नहीं, ये तो एकदम बेफालतू बोला था ऑप्शन, है ना। अगला क्वेश्चन, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है? यस, सही बात है। अगला है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्रदान करता है? ये भी सही है। यानी ये दोनों क्या है? सही है। बाकी जो बचा गलत। अगला, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हता नहीं है? तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे। अच्छा, है ना। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान में चले गए थे, विभाजन के समय में। हाँ, विभाजन के समय में। अगला क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन थोड़ा सा नया लग रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अहर हैं। मतलब कौन कौन अहर्ता रखता है? 2015 के अंतर्गत, है ना। संशोधन 2015 में हुआ था, ठीक है। तो उसमें एक कहा गया कि यह एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक हो। मतलब अवयस्क बच्चा मतलब जो जवान नहीं हो, बच्चा हो, है ना, उसके माता या पिता कोई भी एक भारतीय मूल का नागरिक है तो उसको मूल भारतीय का नागरिकता मिल जाएगा। अगला है, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, है ना, कोई भारतीय नागरिक है लेकिन उसकी पत्नी विदेशी की है, विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्डधारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी तथा, है ना। तो मतलब इस स्थिति में भारत को नागरिकता मिल जाएगा। अगला, एक व्यक्ति का परपोता जिसको बोलते हैं ना, परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पिता या माता या संविधान लागू होने के समय अथवा बाद में किसी समय में भारतीय नागरिक थे तो उस स्थिति में भी भारत के नागरिक मिल जाएगा हो जाएगा। उसको। अगला है चौथा है, एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों खंड के में उल्लिखित के साथ इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अन्य देशों जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे के नागरिक को इससे वंचित रखा गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को बताए थे ना, इन दोनों को क्या वंचित रखा गया है। वंचित रखा गया है ना। ठीक है। अगला,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारण नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 अंतर्विष्ट किया गया। ये तो कहीं नहीं पढ़े थे, है ना? नहीं, यही ठीक है ना? ये हम लोग का डिस्क्रिप्शन में नहीं था, लेकिन इसका आंसर यही हो जाएगा, है ना? फिर से पढ़ देते हैं। कह रहा है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 से लेकर 371 अंतर्विष्ट किया गया था, मतलब उसमें एंट्री किया गया था। अच्छा। मतलब इन सब राज्यों का जो प्रादेशिक मांग था मतलब उसमें उसको लेकर के 371 से लेकर 371 तक इसको समाविष्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका, अभी हम बताए थे। कहाँ का? अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन? क्वेश्चन है? संसद है। हाँ, है संसद। ना? क्या क्वेश्चन है बता देते हैं। कारण नागरिकता के अर्जन हेतु मतलब नागरिकता प्राप्त करने हेतु शर्तों को नियत करने के लिए, मतलब शर्त जो कंडीशन है उसको कांस्टेंट करने के लिए कौन इसको सक्षम है? वो है संसद है। कौन है? संसद है। और संसद में जानते हैं कौन अंग है? 3 अंग है। तीन अंग है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हाँ, कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अगला है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 वर्ष। पंजीकरण के द्वारा 7 पंजीकरण अगर करना है तो 7 नॉर्मली रूप वर्ष। से 10 बरस। हाँ। देसी, जैसे कोई प्रवासी रह ले तब 10 हाँ, वर्ष, मतलब वही है ना? मतलब विदेश से रह ले देश में अपना, तब उसमें 10 वर्ष। अगर देशीकरण अति करना है पंजीकरण के 7 अनुसार तो 7 वर्ष कम से कम भारत में रहना चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? नागरिकता जो निर्धारण करता है वो किसको है? संसद तो को। संसद को, किसको है? संसद को। संसद को है। इसमें संसद ने दिया इसलिए स्टार लग गया है, हाँ। विवादित है। उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है ना? किसको प्राप्त है? संसद को। इसीलिए विकल्प में क्या है? गड़बड़ी है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद से कब पारित किया गया? देखो पूछ दिया डेट, 2000 है ना? 11 दिसंबर 11 दिसंबर 2019 को। इसमें हाँ, विधेयक 2019 संसद से कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2019। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। या ये तो फिर सबसे नया वाला भी करके पूछ सकता है। कारण नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर को पेश हुआ। पहले 9 दिसंबर 2019 को पहले लोकसभा में प्रस्ताव गया एवं उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया और सेम डेट से पारित हो गया लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को। उसके बाद फिर 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा में गया। अच्छा। 2 दिन के बाद 9 दिसंबर में लोकसभा, 11 दिसंबर को राज्यसभा, वहां से भी पास हो गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान कर दी और यह विधेयक अधिनियम बन गया, मतलब कानून बन गया। और 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो। लागू अगर पूछेगा तो 10 जनवरी 2020। अगर लोकसभा पूछेगा तो 9 दिसंबर, राज्यसभा में 11 दिसंबर और लास्टली 13 दिसंबर को राष्ट्रपति महोदय ने उस पर हस्ताक्षर करके उसको 12 दिसंबर सॉरी 12 दिसंबर को सिग्नेचर करके उसको लास्टली जो है कानून बना दिया। और उसको फाइनली जो है विवादित के कारण कुछ लोग इसका विद्रोह कर रहे थे, उसमें जो है दिस दैट करते करते उसको जो है 10 जनवरी 2020 को मुख्य रूप से उसको लागू कर दिया गया, हर हाल में लागू कर दिया। अगला क्वेश्चन है, कारण नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो वही 11 दिसंबर। इसमें अगर 11 दिसंबर खाली ऑप्शन में था, बाकी अक्टूबर है, इसलिए 11 दिसंबर 2019 हो जाएगा क्योंकि 9 दिसंबर को लोकसभा, 11 दिसंबर राज्यसभा और एक दिन बाद के राष्ट्रपति महोदय। तो मेन रूप से जैसे लोकसभा राज्यसभा जब पास कर देता है तो राष्ट्रपति साइन कर ही देता है ना, तो इसको लागू मान लिया गया। तो आज का डिस्क्रिप्शन और उससे संबंधित क्वेश्चन आप लोग देखेंगे।
अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो कृपया करके आप लोग सपोर्ट कीजिए, और पीछे का वीडियो प्ले लिस्ट में डाला गया है, आप उसे देखना ना भूलें, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम जब देते हैं तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप लोग भी जा कर के उसे देखिए, और देखने के बाद अगर कुछ लगता है कि नहीं कुछ और होना चाहिए व्यवस्था, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग पूरा अपना सजेशन कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। और इन सभी का पीडीएफ हमारे चैनल पे मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वहाँ से क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और करेंट अफेयर्स का भी हम जो है 1 पेज का पूरा पीडीएफ अपलोड कर देंगे, तो हाँ, आप आसानी से उसका रिवीजन करके कल वाला क्लास में आप आ सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।